सरसपुर नामक एवं सुंदर गांव था, जहां रामनाथ नाम का एक प्रतिष्ठित व्यक्ति रहता था। उसके दो बेटे थे, हीरा और मोहन। दोनों बेटों का विवाह हो चुका था। विवाह के बाद रामनाथ ने अपनी दोनों बहू सुमित्रा और राम से वचन लिया कि चाहे कुछ भी हो जाए, परिवार संयुक्त ही रहेगा। गांव में ही रामनाथ का बचपन का मित्र हरिप्रसाद भी रहता था, जो पैसे से बहुत बड़ा जमींदार था। एक दिन वह रामनाथ के घर आया। रामनाथ, तुम्हारे बेटों का वैवाहिक जीवन कैसा चल रहा है? बहू वह ठीक से रह रही है? हाँ भाई, अभी तो सब अच्छा लग रहा है, मगर असली परीक्षा तो समय आने पर ही होगी। मैं चाहता हूँ कि दोनों बहू और बेटों में स्नेह बना रहे। जब मुझे लगेगा कि वह इस परिवार को अच्छे से संभाल सकते हैं, तब मैं अपनी सारी जिम्मेदारी उन्हें सौंप दूंगा। अरे, इतनी जल्दी अपने कर्मों से मुक्त होने की बातें क्यों कर रहे हो? अभी तो तुम्हें अपने पोते पोतियों के साथ खेलना है, जीवन का आनंद लेना है। हाँ, मैं भी यही सोचता हूँ, पर मेरी सेहत अब मेरा बिल्कुल भी साथ नहीं देती है। अरे, यही तो समस्या है। तुमने अभी तक बिना पत्नी के अकेले ही मेहनत करना, अपने बच्चों की देखभाल करना और अपने कारोबार को संभालना, कई समस्याओं का सामना किया है तुमने। तुम्हें अपने बच्चों के साथ शांति से जीवन जीना है। ऐसे वक्त में उदास मत हो तुम। मुझे एक चिंता भी सता रही है। मेरी छोटी बहू रमा बचपन से बहुत लाड़ प्यार में पली बड़ी है। वह जरा जिद्दी स्वभाव की है। मुझे डर है कि वह बड़ी बहू सुमित्रा के साथ सामंजस्य नहीं बिठा पाएगी। उसके साथ उसका व्यवहार भी ठीक नहीं है। न जाने आगे क्या होने वाला है इन लोगों के साथ। बेवकूफों जैसी बातें मत करो रामनाथ। तुम जानते हो कि वह अभी बच्ची है। बहुत जल्दी वह सब समझने लगेगी। समय के साथ सब कुछ ठीक हो जाएगा मित्र। तुम बस अपनी सेहत का ध्यान रखो और खुश रहो। रामनाथ ने सिर हिलाया, पर चिंता उसके मन से गई नहीं। हरिप्रसाद ने रामनाथ को आश्वासन दिया और वहां से लौट गया। शाम के समय उसका छोटा बेटा मोहन दुकान से घर वापस आया। आ गए बेटा तुम, बहुत देर कर दी तुमने। तुम्हारा भाई हीरा कहाँ है? पिताजी भैया माल लेने शहर गए हैं, कुछ ही देर में लौट आएंगे। ठीक है बेटा, माल आते ही उसे रूपनगर में मानिक लाल के यहाँ भिजवा देना, या खुद तुम सुबह जाकर उसे शॉप आना। ठीक है पिताजी, मैं और भैया सारा काम कर लेंगे। आप फिक्र मत करो, आप आराम करो। और हाँ, आपने खाना खाया या नहीं? हाँ बेटा, मैंने खाना खा लिया है। मेरी बहू मेरा पूरा ध्यान रखती है। मेरे खाने पीने से मेरी हर बात का ध्यान रखती है। बस आज मेरे सीने में हल्का सा दर्द हो रहा है। आप कहे तो वैद्य जी को बुला लो पिताजी। नहीं बेटा, यह मामूली दर्द है, कुछ ही देर में ठीक हो जाएगा। तुम चिंता मत करो, जाओ जाकर खाना खा लो। ठीक है पिताजी, आप भी अब सो जाओ। कल सुबह मैं माल लेकर सेठ जी के पास रूपनगर चला जाऊंगा। ठीक है बेटा। मोहन ने अपनी भाभी सुमित्रा से हीरा को बताने के लिए कहा। उसके पिताजी ने उसे क्या कहा है और जाकर सो गया। अगले दिन मोहन अपनी पत्नी रमा को बताकर सेठ के घर के लिए निकल गया। सुमित्रा ने हीरा को बताया, जो दूसरे कमरे में था। सुनिए जी, छोटे भाई रूपनगर के लिए निकल गए हैं। आज दुकान का ध्यान आपको रखना है। हाँ ठीक है, बस 5 मिनट में तैयार होता हूँ। तभी दूसरे कमरे से उसके पिता रामनाथ ने आवाज लगाई। हीरा 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 बेटा। यह सुनकर हीरा अपनी पत्नी सुमित्रा के साथ रामनाथ के कमरे में गया। अपने पिता को बिस्तर पर लेटा हुआ देखकर वह डर गया। हीरा ने अपने पिता से कहा, क्या हुआ पिताजी, कुछ चाहिए आपको? हीरा बेटे, मुझे सीने में बहुत दर्द हो रहा है। मुझे नहीं लगता कि मैं अब जीवित रहूंगा।
इसलिए मरने से पहले कुछ कहना चाहता हूँ बेटा। बेटा, मुझे पता है कि तुम अपने छोटे भाई से बहुत प्यार करते हो। मेरे मरने के बाद भी तुम अपने छोटे भाई के साथ रहना। अब उसे संभालना और उसके साथ मिलकर रहना तुम्हारी जिम्मेदारी है। पिताजी, आप ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं? चाहे कुछ भी हो जाए, हम और वह साथ में ही रहेंगे। आप हमारी फिक्र मत करिए, मैं हमेशा उसका ध्यान रखूंगा। हमारे परिवार का बंटवारा कभी नहीं होगा। हाँ पिताजी, आप बिल्कुल भी चिंता ना करें। मैंने आपसे वादा किया था कि मैं अपने परिवार को कभी अलग नहीं होने दूंगी। आप सॉरी फिक्र छोड़िए और आराम कीजिए। मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। मेरे बच्चों, मोहन और उसकी पत्नी अभी छोटे हैं। अगर उनसे कोई गलती हो जाए तो उसे दिल पर मत लेना। ठीक है पिताजी। बेटा हीरा, थोड़ा मेरे पास आ जाओ। जाने से पहले मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ। रामनाथ ने बड़े बेटे के कान में कुछ कहा और अगले ही कुछ पल में उसका देहांत हो गया। यह सब रमा भी देख रही थी कि उसके ससुर जी उसके जेठ को कान में कुछ बता रहे हैं, लेकिन वह किस बारे में बात कर रहे थे वह यह नहीं जानती थी। जैसे ही छोटा बेटा मोहन रूपनगर से घर वापस लौट आया, दोनों भाइयों ने मिलकर अपने पिता का अंतिम संस्कार किया। कुछ समय बीत गया और एक दिन, सुनिए जी, आपके पिताजी ने आपसे कुछ कहा था क्या? नहीं तो किस बारे में सोच रही हो रमा? उन्होंने मुझसे कोई बात नहीं की। पिताजी ने अपने आखिरी वक्त में बड़े भैया से कुछ कहा था, लेकिन क्या कहा था वह मुझे नहीं पता। जरूर कोई ना कोई राज की बात कर रहे थे। राज की बात? लेकिन भैया ने तो मुझे कुछ नहीं बताया। शायद तुम्हें कुछ वहम हुआ है रमा। तुम कितने भोले हो ना। मरने से पहले तुम्हारे पिताजी ने भैया के कान में कुछ कहा था, वह मैंने खुद देखा था। हो सकता है कि उन्होंने कोई खजाना छुपा के रखा हो, उसी के बारे में भैया को बताया हो। और देखो, तुम्हारे भैया ने तुम्हें इस बारे में कुछ नहीं बताया। मुझे तो इस पर कोई जरूर गड़बड़ लग रही है। ऐसी बातें मत करो रमा। मेरे भैया ऐसे नहीं हैं जैसे तुम सोच रही हो। वह मुझसे बहुत प्यार करते हैं। तुम्हें जरूर कोई गलत फहमी हुई है। काश ऐसा होता। पैसों की बात हो तो अच्छों अच्छों का दिमाग खराब हो जाता है। अब मैं यह तुम्हें कैसे समझाऊं? तुम एक बार खुद उनसे जाकर पूछ कर देख लो ना, वह क्या जवाब देते हैं। ठीक है रमा, मैं उनसे पूछूंगा और तुम्हें जरूर बताऊंगा। अब मोहन ने अपने बड़े भाई से सवाल पूछने की तैयारी की, पर बड़े भाई से सवाल करने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था। इसलिए वह भाभी सुमित्रा से बात करने के लिए गया। भाभी, मुझे आपसे एक बात पूछनी है। पिताजी ने अपने आखिरी समय में आपसे कुछ कहा था। क्या कहा था? और क्या कहेंगे भैया, उनकी आखिरी इच्छा थी कि हम सभी इसी तरह एक साथ रहे और कभी अलग ना हो। अच्छा, वह तो मुझे नहीं पता कि वह किस बारे में बात कर रहे थे। अगर कुछ खास बात होती तो तुम्हारे भैया ने तुम्हें अब तक जरूर बता दिया होता। हाँ, यह भी सही है। अगर कुछ खास बात होती तो भैया मुझे जरूर बताते। ठीक है भाभी, बाद में मिलता हूँ। छोटे भाई मोहन ने सोचा कि यहाँ इतनी बड़ी बात नहीं है और वह इस बात को भुलाकर अपने काम में लग गया। पर उसकी पत्नी रमा को संयुक्त परिवार बिल्कुल भी पसंद नहीं था। जब तक उसके ससुर जी जीवित थे, वह इस भाईचारे को नहीं तोड़ सकती थी। लेकिन अब ससुर जी तो चले गए, लेकिन वह अब परिवार से अलग होने के लिए इस मौके को आसानी से जाने नहीं देना चाहती थी। यह क्या किया तुमने? मैंने तुमसे भैया को पूछने के लिए कहा था। तुमने जाकर भाभी से बात क्यों की? भाभी मेरी माँ की तरह है रमा। वह मुझसे कभी झूठ नहीं बोलेंगी। ठीक है, मान लिया कि वह झूठ नहीं बोलती,
लेकिन यह अभी तो झूठ नहीं है कि तुम्हारे पिताजी ने जाते जाते हीरा भैया से कुछ कहा था। भाभी ने भी कहा ना कि उन्हें नहीं पता कि पिताजी क्या कह रहे थे। तुम अपने भाई से इस बारे में क्यों नहीं पूछते? ठीक है, उनसे ही पूछ कर देखता हूँ। रमा ने मोहन के मन में शक का जहर भर दिया। दिन पर दिन उसके मन में अपने बड़े भाई पर शक बढ़ता ही जा रहा था। एक दिन मोहन खुद को रोक नहीं सका और सीधा अपने बड़े भाई के पास जा पहुंचा। भैया, क्या मैं आपसे कुछ पूछ सकता हूँ? मुझे गलत मत समझना। क्या हुआ भाई, पूछो ना। इसमें सन चौक कैसा कर रहे हो? जो कुछ पूछना है पूछ लो। भैया, पिताजी ने मरते समय आपके कान में कुछ बात कही थी, वह क्या बात थी? अच्छा, तुम उसके बारे में बात कर रहे हो? पिताजी चाहते थे कि हम हमेशा साथ में रहे। भैया, मैं इस बारे में बात नहीं कर रहा हूँ। मैंने सुना है उन्होंने आपके कान में कुछ राज बताया था, वह क्या राज है? हीरा को मोहन की यह बात सुनकर काफी चोट पहुंची। उसे समझ आ गया था कि उसके छोटे भाई के मन में उसके लिए कोई शक है। मेरे भाई, उसे बात के बारे में मत पूछना। अभी तुम काफी छोटे हो। पिताजी ने जो कहा वह तुम्हारे लिए जरूरी नहीं, वह मैं देख लूंगा। आप इतने मतलबी क्यों हो भैया? ऐसा कौन सा राज है जो आप मुझसे छुपा रहे हैं? मोहन, मैंने कहा ना, इस बारे में बात मत करो। हीरा ने मोहन को गुस्से में डांट दिया, जिससे मोहन का शक और गहरा हो गया। उसकी पत्नी की जलन ने उसकी नाराजगी में आग में घी डालने का काम किया और अगले ही दिन उन्होंने परिवार से अलग होने का फैसला कर लिया। भैया, मैं इस घर से अलग होना चाहता हूँ। यह तुझे क्या हो गया है मेरे भाई? परिवार से अलग होने की क्या जरूरत है? मोहन ने अपने भाई के बारे में अपना संदेह प्रकट कर दिया। हीरा यह सब सुनकर तग रह गया। तभी रमा भी बोल पड़ी। बड़े भैया, बात कुछ और नहीं है। हमें शक है कि आप हमसे उस खजाने का रहस्य छुपा रहे हैं जो आपके पिताजी ने बताया था, और अब वह आप सारा पैसा हड़प लेना चाहते हैं। बुरा मत मानिए भैया, अगर ऐसा नहीं है तो आप बताते क्यों नहीं कि क्या बात है? यह क्या हो गया है तुम्हें रमा? किस खजाने की बात कर रही हो? अगर ऐसा कुछ होता तो यह तुम्हें बताते नहीं। हम सब एक परिवार है ना। हाँ दीदी, हमें भी तो इसी बात का बुरा लगता है। आप दोनों कह रहे हैं कि हम सब एक परिवार हैं, लेकिन आप ही हमसे बातें छुपा रहे हो। कैसी बातें कर रही हो तुम? इस बातचीत से हीरा को समझ आ गया कि उसके छोटे भाई मोहन का उसके परिवार से विश्वास उठ गया है। वह भला आज उन्हें सारा सच बता भी दे तो भी मैं दोनों उसकी बात पर विश्वास नहीं करेंगे। ठीक है, अगर तुम्हें शक है तो मुझे एक दिन का समय दो, मैं तुमको इस बारे में सब बता दूंगा। तब तक कोई फैसला मत लेना। ठीक है भैया, हमने इतने दिन इंतजार किया है, एक दिन और कर लेंगे। अंदर चलो रमा। उन दोनों के शक को कैसे दूर किया जाए, इस बारे में हीरा सोचने लगता है। सुनिए जी, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि आखिर पिताजी ने आपको क्या कहा था? आप एक दोषी व्यक्ति की तरह उनके सामने क्यों खड़े हो? ठीक है, मैं तुम्हें सब कुछ बताता हूँ सुमित्रा। हीरा सुमित्रा को विस्तार से बताता है कि उसके पिता ने अपने अंतिम समय में उसे क्या कहा था। उसकी बात सुनकर सुमित्रा हैरान हो गई और बोली, इसमें अपने भाई को बताने से डरने वाली क्या बात है? सही बोल रही हो सुमित्रा, मैं उसे बता तो दूं, पर उसको मुझ पर विश्वास नहीं है और अब वह विश्वास कभी करेगा भी नहीं। इसीलिए मैं बहुत मुश्किल में पड़ गया हूँ सुमित्रा। अब आप बस वही करो जो मैं आपसे कहती हूँ। उसके परिवार की रक्षा करना भी आपकी जिम्मेदारी है। अपने पिताजी से वादा किया था। आप मेरी बात सुनो और सारी चिंता छोड़ दो। अरे बेटा, तुम यहाँ कैसे हो? तुम
जब तुम्हारे पिताजी जीवित थे मैं हर रोज वहां आता था। आप मेरे पास तुम्हारे घर आने का कोई कारण नहीं है। चाचा जी ऐसा मत कहो, वह भी आपका ही घर है। वह बात तो ठीक है बेटा, पर तुम अचानक यहाँ आए, सब कुछ ठीक तो है ना? हाँ चाचा जी, यह मेरी पत्नी सुमित्रा के कुछ सोने के गहने हैं, आप इन्हें रखकर मुझे कुछ पैसे उधार दे दो। क्या हुआ तुम्हें? पैसों की इतनी जरूरत क्यों पड़ गई? अब मैं आपको क्या बताऊं चाचा जी? ऐसी क्या बात हो गई जो तुम मुझे बताओगे नहीं? कुछ नहीं चाचा जी, मेरा भाई मोहन मुझसे अलग होने की तैयारी कर रहा है। उसे शक है कि पिताजी ने मृत्यु से पहले मुझे खजाने का रहस्य बताया था, इसलिए मैं अब यहाँ गहने बेचकर उसे वह खजाना दे दूंगा। पिताजी की आखिरी इच्छा कि छोटा भाई मुझसे कभी दूर ना हो, मैं वह इच्छा पूरी कर सकूं। क्या बात कर रहे हो बेटा? तुम्हारा भाई अब इतना बड़ा हो गया है। तुम्हारे पिताजी के साथ मैं हमेशा रहा हूँ। तुम्हारे पिताजी का ऐसा कोई राज नहीं है जिसे मैं ना जानता हूँ। चाचा जी, उसे वास्तव में लगता है कि पिताजी ने मुझे कोई खजाने का रहस्य बताया है। तुम्हारे पिताजी ने तुमसे क्या कहा था? उन्होंने वास्तव में मुझे आपसे लिए कर्ज के बारे में बताया था, जो उन्होंने आपसे दुकान के व्यापार के लिए लिया था। क्या वह तुम्हें इस बारे में बताकर गया? मेरे दोस्त ने जाते जाते भी उन पैसों के बारे में बात की जो मैंने उसे दिए थे। मैंने तो उनके बारे में आज तक नहीं सोचा। उसने तुम्हें इसके बारे में बताया, वह भी मरने से पहले। मुझे पता है कि आप उसके बारे में नहीं पूछेंगे, लेकिन मुझे पिताजी की शांति के लिए वह पैसा आपको लौटना ही होगा, और मैं आपका वह कर्ज जल्द ही चुका दूंगा। हाँ ठीक है, इसके बारे में तुम चिंता मत करो। और यह बात तुम अपने भाई को क्यों नहीं बता रहे हो? आप तो पहले से ही जानते हैं चाचा जी कि मेरे पिताजी एक छोटे व्यापारिक थे। उन्होंने वास्तव में कड़ी मेहनत की। मैं और मेरा भाई आज उन्हीं की मेहनत की वजह से इस जगह पर खड़े हैं। लेकिन उन्होंने कभी भी अपनी मेहनत और तकलीफ भाई को नहीं दिखाई, और उसका पालन पोषण बड़े अच्छे से किया। अपने अंतिम वक्त में भी उन्होंने अपने कर्ज चुकाने का वादा भी मुझसे ही लिया, इसलिए मैं कुछ नहीं बोल पा रहा हूँ। अरे वाह, तुम कितने अच्छे हो बेटा। तुम अपने भाई से कितना प्यार करते हो, भले ही वह तुम पर कितना भी शक करें। तुम महान हो, तुम्हें जो चाहिए ले जाओ। हरिप्रसाद में हीरा को कुछ पैसे दे दिए, जिन्हें लेकर हीरा घर आ गया, और उसी रात उसने अपने घर के पिछवाड़े में एक गड्ढा खोद दिया और उसमें वह सारे पैसे डाल दिए। अगले दिन सुबह होते ही उसने अपने छोटे भाई मोहन को बुलाकर सारी बात बताई। मेरे छोटे भाई, मैं तुझे सब कुछ बता दूंगा अगर तू मुझे माफ कर देगा। तू जानना चाहता था ना कि पिताजी ने मेरे कानों में क्या कहा था? दरअसल पिताजी ने मरने से पहले मुझे उस खजाने के बारे में बताया था जो उन्होंने घर के पीछे गाड़ा हुआ है। उन्होंने कहा कि हम दोनों उसका जाने को आपस में बांट ले, पर मैंने लालच में आकर तुम्हें उसके बारे में नहीं बताया। रात पिताजी मेरे सपने में आए। मेरी इस गलती के लिए मुझे चेतावनी दी। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई मोहन। तुम वह सारा खजाना ले लो, पर हमारे साथ रहो, हमें छोड़कर मत जाओ। बड़े भाई की बात सुनकर मोहन हैरान हो गया और बोला, क्या बात कर रहे हो भैया? यह तो बहुत अजीब बात है। पिताजी तो कल रात मेरे सपने में भी आए थे। उन्होंने मुझसे कहा, बेटा तुम अपने भाई को बहुत लालची समझ रहे हो, तुम उस पर शक करना बंद कर दो, उसे अपराधी मत समझो। उसने अपना परिवार को एक साथ बनाए रखने के लिए अपनी पत्नी के सारे गहने गिरवी रखे हैं, और उनसे मिले हुए पैसे उसने घर के पिछवाड़े में गाड़ दिए हैं, जो वह तुम्हें देने की कोशिश करेगा। कम से कम अब मेरी बात मानकर अपने भाई से माफी मांग लेना। पिताजी ने मुझे यह कहा भैया। हीरा ने मोहन की बातें सुनी। हीरा का राज खुल गया था और उसके चेहरे के उतरे रंग को देखकर
छोटा भाई बोलने लगा। हरिप्रसाद चाचा ने मुझे सब कुछ बता दिया है भैया। उन्होंने मुझे बहुत डांटा, मुझे मेरी गलती का एहसास हो गया है। अब चाहे कुछ भी हो जाए हम कभी अलग नहीं होंगे भैया। अपने छोटे भाई को माफ कर दो। छोटे भाई की बात सुनकर हीरा को बहुत खुशी हुई। वो हरिप्रसाद चाचा का बहुत ही आभारी था। सच्चाई जानने के बाद रमा ने भी आकर अपने जेठ से माफी मांगी। मुझे माफ कर दीजिए भैया, मैंने बिना सच्चाई जाने आप दोनों पर शक किया। इस सारे फसाद की जड़ मैं हूँ। मुझे माफ करना दीदी, आप भी मुझे माफ कर दो। कोई बात नहीं रमा, तुम कोई अजनबी नहीं हो। तुम्हें माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है। तुम तो मेरी बेटी की तरह हो। हम तुम्हें कभी भी अकेला नहीं छोड़ेंगे। उसे घटना के बाद सब फिर से करीब आ गए। उसे दिन से दोनों भाइयों ने मिलकर अपने पिता का कर्ज चुकाने का वादा किया और बहुत जल्दी हरिप्रसाद चाचा का कर्ज चुका दिया। उस दिन से सुमित्रा और रमा दोनों सगी बहनें की तरह रहने लगी और परिवार की एकता बनाए रखने की जिम्मेदारी निभाने लगी।